अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स के हवाले से। आज के दिन हम कह सकते हैं सेकेंड डे है इस वीक के ट्रेडिंग सेशंस का, और साथ साथ हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर दोबारा से एक एंथुजियाज्म देखा गया। आज के दिन बाइंग देखी गई, एक फ्रेश बाइंग भी देखी गई, और साथ साथ जो एनर्जी है मार्केट की वो थोड़ा सा बाउंस बैक करके वापस आते हुए दिखाई दे रही है। इट मीन्स के यहाँ पर मार्केट में 1900 पॉइंट्स का अबव इजाफा आज इन अ सिंगल डे देखना, और साथ साथ लास्ट वीक के अंदर हमने 3 कंसेक्यूटिव डेज में एक पॉजिटिविटी देखी थी। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे हमने देखा, फिर मार्केट में एक डाउनफॉल आ गया था। मंडे के दिन, कल के दिन भी हमने एक डाउनवर्ड सिचुएशन देखी जो कि एक हेफ्टी डिक्लाइन था, और आज के दिन मार्केट ने एक स्लो एंड स्टडी जो अपवर्ड मूवमेंट की है, उससे ये बात साबित होती है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से कंसोलिडेटेड मार्केट आगे बढ़ रही है, इसका मतलब है ये फ्रेश बाइंग है, और बाइंग के साथ साथ अब जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो बाय ऑन डिप्स के ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करेंगे, और आपको पूरा एक कंप्लीट एनालिटिकल व्यू भी देंगे, ताकि उससे आने वाले दिनों में जो मार्केट के नंबर्स हैं या मार्केट के अंदर जो फेजेस आ रहे हैं उसके हवाले से आपको एक क्लैरिटी आ जाए। आज हम ये बात करते हैं, और साथ साथ आपको बताएंगे प्रेसिडेंट साहब ने महंगाई के बोझ में कमी के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म दिया है, यानी कि इन्फ्लेशन के हवाले से, क्योंकि हमने फ्यूल प्राइसेस का इम्पैक्ट देखा। तो फ्यूल जब जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, लोकल मार्केट में इसके प्राइस बढ़ाए जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी इन्फ्लेशन के ऊपर आता है, और इन्फ्लेशन इससे थोड़ी सी एक हीट अप हो जाती है, एक अपवर्ड डायरेक्शन देखी जाती है, तमाम चीज़ों के प्राइसेस जो हैं वो हाइक की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि फ्रेट को कॉस्ट यानी कि जो एक पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उसका इम्पैक्ट वाज़े तौर पे होता है, और वो हाइक हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली गुड्स की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं, इधर वो आपकी फूड इन्फ्लेशन हो या ओवरऑल इन्फ्लेशन हो। तो आज हम ये भी बात करेंगे कि इसको रोकने के लिए, इसके बोझ को कम करने के लिए फिलफौर इक़दामात किए जा रहे हैं, वो क्या क्या होंगे वो भी बताएंगे। और साथ साथ अखराजात में कमी कर दी गई है, ऑस्टेरिटी मेजर्स को फ़रोग देना है, वज़ीर आज़म का कमज़ोर तबके को रिलीफ देने का अज़्म है, जो कि हमने पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से जो टारगेटेड सब्सिडी है 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए वो भी हमने देख लिया, और जिस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, जो कि ये इक़दाम किए जा रहे हैं कि आम आवाम को रिलीफ देना है, तो उसके ऊपर बातचीत की गई है। तो आज हम ये भी बताएंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से, जैसे आपने प्रेसिडेंट साहब का इनिशिएटिव इन्फ्लेशन के हवाले से देखा, वहीं हमारे पास प्राइम मिनिस्टर साहब भी यहाँ पर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कमज़ोर तबके को रिलीफ देना है, यानी कि आम आवाम, जो कि एक तो ये भी हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास चैलेंजेस बहुत सारे हैं। हमने देखा किस तरीके से इंटरनेशनल ये एक सिनेरियो बिल्डअप हुआ जिसमें काफ़ी रिजिडनेस आई, वार सिचुएशन बन गई, और इससे फिर निमटने के लिए, यानी कि निमटने से मुराद ये है कि अपने मुल्क के कैसे हिफाजती बंद बांधे जाएं, किस तरीके से इन जो प्राइसेस हैं, फ्यूल हाइक कर गया है तो इससे कैसे कंट्रोल किया जाए, अपने आप को कैसे जो है वो हमने थोड़ा सा स्टेबल करना है, तो इसके हवाले से भी काफ़ी मेजर्स दिए गए। तो आज हम ये भी बात करेंगे कि बावजूद इसके कि कितने ही सारे हमारे पास चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट ने एक वाज़ेह पॉलिसी भी बनाई, और आम आवाम को और एक मुतवस्सित तबके को रिलीफ देने की बात की गई। तो डिटेल डिस्कशन करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने आइंदा माह जो पाकिस्तान एंड यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम के इफ्तिताह के जो एक हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये इनॉग्रेशन थी, इसके मुंतज़िर दिखाई दे रहे हैं, और अब हम यूरोपीय यूनियन के हवाले से भी थोड़े से हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं कि इससे हमारे जो मामलात हैं मज़ीद और बढ़ जाएं और तेज़ हो जाएं। तो उससे ये होगा कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स है, ख़ासकर हम टेक्सटाइल गुड्स की बात करें, तो 30% ऑफ द टेक्सटाइल ऑटोमेटिकली हमारी यूरोपीय जो ममालिक हैं, यूरोपीय यूनियन है, उधर की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। तो अब यकीनन हमारे पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं कि बिज़नेस फोरम आते हैं तो मज़ीद हमारे पास जो एवेन्यूज़ हैं वो भी ओपन अप हो जाएंगे। तो आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे पास कुछ हाईलाइट्स मौजूद हैं आज की स्टॉक मार्केट के हवाले से, वो देखेंगे। हमारे पास जो स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स हैं, जिस तरीके से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, कितने वॉल्यूम्स जनरेट हुए, और कौन कौन से स्क्रिप्ट्स हमारे पास वॉल्यूम लीडर्स में सामने आए। लेट्स हैव अ लुक। ओपन हुई मार्केट 1,46,842.97 पे मार्केट के नंबर्स के साथ ओपन हुई। हायर साइड पे मार्केट गई 1,50,225.63, लोअर वाज 1,47,743, एंड फाइनली क्लोजर 1,48,743.31 का, यानी कि हम कह सकते हैं आज की मार्केट में वो एनर्जी देखी गई है जिसका इम्पैक्ट हमने पूरे ही दिन देखा। और साथ साथ मार्केट में आप देख सकते हैं हायर साइड पे
1,50,000 पंच करना, इट मीन्स के मार्केट में जो एक थ्रू आउट द डे जो पॉजिटिविटी है वो प्रिवेल होती हुई दिखाई दी। और साथ साथ हम कह सकते हैं मार्केट में चेंज रहा, 1900 पॉइंट्स का इजाफा, यानी कि 1900.34 का इजाफा आज के मार्केट में देखा गया, एक पॉजिटिविटी के साथ, एक बहुत ही ज़बरदस्त सिचुएशन जो कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी हम कह सकते हैं कि एनर्जी बिल्डअप करते हुए दिखाई दी। तो ये आप नंबर्स देख सकते हैं जनाब के एक अच्छे चेंज के साथ मार्केट में कंसोलिडेटेड मार्केट जो है वो विटनेस की जा रही है। 1,48,743.31 पे क्लोजर एंड 1900.34 का इजाफा देखा गया। नेक्स्टली हमारे पास कुछ वॉल्यूम्स भी मौजूद हैं, वो भी दिखाते चलते हैं आपको कि क्या क्या वॉल्यूम्स आज जनरेट हुए और कौन से स्क्रिप्ट सामने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी के इलेक्ट्रिक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.27 के इजाफे के साथ। 6.89 पे क्लोजर, 46.92 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। DSLNC 0.02 का इजाफा, 5.44 पे क्लोजर, 36.12 मिलियन शेयर ट्रेडेड। WTL थर्ड स्कॉट पे आप देख सकते हैं आज के दिन जो चार जो स्टार्टिंग स्क्रिप्ट्स हैं वो कल के ही दोबारा जो है वो स्क्रिप्ट सामने आ रहे हैं, यानी कल भी यही वॉल्यूम लीडर्स थे, आज भी यही दिखाई दे रहे हैं। तो थर्डली 0.01 का इजाफा WTL में देखा गया, 1.17 पे क्लोजर रहा, 27.97 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। बैंक ऑफ पंजाब राइट शेयर्स 0.47 का इजाफा देखा गया, 24.73 पे क्लोजर रहा, 21.17 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली TSBL 0.1 का डिक्लाइन देखा गया, 1.39 पे क्लोजर रहा, 20.64 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। आज के दिन जो वॉल्यूम्स हैं इनके भी वॉल्यूम्स श्रिंक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो यकीनन इसी वजह से हैं कि कुछ जो पोजीशंस ऑफलोड हो रहे हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास अब न्यू बाइंग के तौर पे जो है वो सामने आई हैं। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर ज़ूम, हमारे साथ मौजूद हैं अफरोज़ अली मर्चेंट साहब, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफरोज़ साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। कुछ कमोडिटी पहले से तो पहले वो देखते चलते हैं, बाद में हम आपसे जो है वो इसके ऊपर भी टेक लेंगे क्योंकि कमोडिटीज़ के प्राइस भी काफ़ी फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स हैव अ लुक कि आज की मार्केट में कमोडिटीज़ के हवाले से हमारे सामने क्या क्या अपडेट्स हैं, देखते चलते हैं। कमोडिटीज़ में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,76,986 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 4,09,373 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड एट परॉज 4,548.65 डॉलर। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल गोल्ड रेट जो है वो थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में देखा जा रहा है। Whereas oil WTI per barrel 103.4 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल ये प्राइस थे, जबकि ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 114.79 डॉलर। ये थोड़े से चेंजेस आज जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ हम देख सकते हैं कि ऑयल प्राइसेस में जो इजाफा है वो हमारी इन्फ्लेशन को, हमारी जो हम कह सकते हैं महंगाई का जो एक शरह है उसको पंच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं अफरोज़ मर्चेंट साहब से अब अपडेट्स लेना चाहूँगी। अफरोज़ साहब, ये कमोडिटीज़ प्राइस भी देखे, अब आप मुझे इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में जो स्टॉक मार्केट का हम कह सकते हैं ओवरव्यू है वो बताइए। देखिए, दुनिया भर में जो है ये इम्पैक्ट आया है और मेजर इम्पैक्ट मोर और लेस हर कंट्री को एक ही जो है वो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज है, राइट। उनको इम्पैक्ट ज़्यादा है क्योंकि $60 था 27 फरवरी को, फ्राइडे 27 फरवरी को, जहां ऑयल जो है $60 पर बैरल था, अब ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अब ऑलमोस्ट डबल हो जाना यानी हमारी साल की ऑयल इंपोर्ट्स जो है $15 बिलियन है। पूरा टेक्सटाइल का हमारा पाकिस्तान का एक्सपोर्ट जो है वो $15 बिलियन नहीं है और वो सिर्फ ऑयल इंपोर्ट ले जा रहा है। तो राइट। ये अगर लॉन्गर पीरियड के लिए होते हैं तो हम $15 बिलियन की जगह हम $30 बिलियन तो हम इंपोर्ट करना हमारे लिए बहुत बहुत मुश्किल होगा। तो इस वजह से ये इम्पैक्ट, और ये हमारे जैसे दूसरी कंट्रीज है, इवन इंडिया जिसकी बहुत मेजर इकोनॉमी है, वहाँ तो मैं समझता हूँ हमारी गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा मैनेज किया है। वहाँ तो जो है वो इतनी प्रॉब्लम्स हो गई है कि फ्यूल लेना ही जो मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। तो मैं समझ अब तक जो है हम बहुत अच्छी तरह इन्होंने मैनेज किया है, सिर्फ 20% बढ़ाया है, वरना ऑयल प्राइसेस आप देखें 100% बढ़ गई है, तो वो पास ऑन नहीं किया है। और एक और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कि ये मोटरसाइकिल और रिक्शा जो लोग ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको अब सब्सिडाइज पेट्रोल की बातें हो रही है, कोटा के थ्रू 20 लीटर या 30 लीटर पर मंथ मोटरसाइकिल को। तो मैं समझता हूँ, और
फिर जो अफोर्ड कर सकते हैं, अब देखें हाई ऑक्टेन में उन्होंने बढ़ा दिया, अब 600 रुपया पर लीटर। अब हाई ऑक्टेन लोग नई गाड़ी में जो 1 करोड़ या उससे ऊपर की गाड़ियां होती है, उसमें हाई ऑक्टेन जो है वो डाला जाता है, तो दे कैन अफोर्ड। तो वो बहुत ही गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया कि हाई ऑक्टेन की प्राइस बढ़ा दी। इसी तरह जो अब सब्सिडाइज जो डिजर्विंग लोग हैं, उनको जब सब्सिडाइज मिलेगा तो ऑयल की प्राइसेस उनको राइट, बढ़ानी राइट। पड़ेगी, लेकिन वो तबके के लिए जो अफोर्ड कर सकता है वो अ, उसको इम्पैक्ट इतना नहीं ये आएगा। गवर्नमेंट ने टाइमली एक कह सकते हैं स्ट्रैटेजी बनाई, ये पास ऑन भी किया आवाम को कि किस जी तरीके से सब्सिडाइज रेट में टारगेटेड सब्सिडी होगी, इससे ताकि सब पे जो है वो एक हम कह सकते हैं बोझ ना पड़े, बल्कि सिर्फ वो लोग जो दे सकते हैं उनके लिए हाई ऑक्टेन के प्राइसेस बढ़ा दिए गए, और साथ साथ जो गवर्नमेंट के चैलेंजेस हैं वो भी थोड़े कम होंगे। जी बिल्कुल। अच्छा अफरोज साहब, ये स्टॉक मार्केट के हवाले से बताइएगा कि स्टॉक मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, किस तरीके से मार्केट में ये जो फ्लक्चुएशन है कमोडिटी रेट से, ऑफ कोर्स वो भी है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स भी शटर की गई हैं। हमने देखा कुछ मार्केट्स बहुत बुरे तरीके से जो है उनके ऊपर एक इम्पैक्ट आया, नेगेटिव इम्पैक्ट, और काफ़ी 5-5, 10-10% जो है वो डाउन नजर आती हैं। लेकिन हमारी मार्केट को आप कैसे देखते हैं और कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए हमारी मार्केट में जो लेवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, 142 अरब, यानी उधार लेके शेयर्स खरीदना। हम हम्म। तो हमेशा इसके फेवर में कभी नहीं रहे, तो वो 142 बिलियन से जो है अब सिर्फ 47 बिलियन पे आ गया। कल भी 18 बिलियन का लेवरेज कम हुआ है, यानी 95 बिलियन रुपीस कम हुआ है। तो ये जो मैं इसीलिए हमेशा मैं लोगों को कहता हूँ, अपने दोस्तों को, हम अपने क्लाइंट्स को भी कहते थे कि भाई आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें जिसका ऑब्जेक्टिव डिविडेंड हो। 80-20 का प्रिंसिपल हम कहते हैं कि भाई 80% आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, राइट। जिसका डिविडेंड हो, आपका घर डिविडेंड से चले। जो साल में 4 दफा डिविडेंड देते हैं, 500 में से सिर्फ 50 कंपनीज है जो 4 दफा डिविडेंड देती है साल में। तो अच्छे स्टॉक्स खरीदें, फिर 20% अगर ट्रेडिंग करें तो 20% भी ट्रेडिंग उन स्टॉक्स में करें जो राइट। 4 दफा डिविडेंड देती है, ताकि अगर प्राइस नीचे है तो लॉस में आपको नहीं बेचना पड़े, नहीं और चाहिए, हाँ। डिविडेंड एंजॉय करें साल में अफरोज चार साहब, दफा आपने बिल्कुल सही बताया। जरा मैं चाहती हूँ ये जो आपने बदले का जिक्र किया है, यानी कि लेवरेज का जिक्र किया है, इसके हवाले से जी थोड़ा और डिटेल बताएं हमारे व्यूअर्स को कि क्यों ये नुकसानदेह है और किस तरीके से, यानी कि ये हमारी जो मेजर हम कह सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट है उसको बिल्कुल जीरो कर देता है। देखिए लेवरेज में हमने ये देखा है, हिस्टोरिकली जो लेवरेज लेने वाले वो जनरली इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स नहीं लेते हैं। उनकी मार्केट की इतनी स्टडी नहीं होते हैं, ये ज़्यादातर हम्म। छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं। और वो जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स, जिसको मैं कहता हूँ भाई पहली शर्त है कि भाई 4 दफा डिविडेंड वो दे रहे हैं कि नहीं साल में, पिछले 5 साल में हर साल 4 दफा दिया है कि नहीं डिविडेंड, यानी टोटल 20 टाइम्स। तो ये नॉन इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स लेते हैं मोस्टली, जिसमें कोई डिविडेंड का वो कंपनी नहीं देती है। तो वो जब प्राइस गिरती है तो उनकी कोई इनकम तो रेगुलर होती नहीं है, क्योंकि वो कंपनी डिविडेंड तो देती नहीं है। तो ये इसकी वजह से जो है लेवरेज जो है वो बहुत ज्यादा इसमें नुकसान होता है। हमारे 2008 में भी लेवरेज 55 बिलियन पे था, हमारी मार्केट क्रैश हुई थी, जो हमारे ओरिजिनेट हुआ था अमेरिका की सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस से, लेकिन हमारी मार्केट 70% गिरी थी। तो लेवरेज मैं समझता हूं कि इसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है हमारे एपेक्स रेगुलेटर एसईसीपी को। हमारी मार्केट बहुत छोटी है, 142 अरब का लेवरेज तो कभी भी बबल बर्स्ट होना था, जो हो राइट। चुका है कि 142 से आप सिर्फ 45 अरब पे रह गए। अच्छा, ये कौन लोग होते हैं, जैसे यानी कि जो लेवरेज पे करना चाहते हैं कारोबार, वो ये जो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो रेगुलर इन्वेस्टर्स होते हैं या जो फर्स्ट टाइम जो आते हैं उनके अंदर जो है वो ये एक ऑप्शन वो अवेल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये वाली जो एक स्ट्रैटेजी है उसको आजमा लें, तो कौन किस टाइप के यानी कि वो इन्वेस्टर्स होते हैं? नहीं, इसमें मोस्टली ज्यादा जो है वो डे ट्रेडर्स होते हैं। सुबह लिया, फिर बेच दिया, फिर खरीदा बेचा। तो हम्म। ये हाई वॉल्यूम स्टॉक्स लेते हैं, जिसमें जो जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स नहीं होते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में इतना वॉल्यूम तो नहीं क्या होता वो है। लेवरेज पे इतना कमा चुके हैं पहले ही कि वो उनको ये इस यानी कि जो नुकसान है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? क्योंकि ऑफ कोर्स जब कोई इतनी अर्निंग कर लेता है जब ही इस ऑप्शन के ऊपर जाता है ना दोबारा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अब इसमें दो टाइप के लोग होंगे। एक तो ये कि मार्केट हमारी
400% बढ़ी, 38,000 से लेके 1,91,000 तक गया था इंट्राडे, 189 तक तो क्रॉस हुआ था। अभी 20% गिरी है। तो उन्होंने जिन्होंने कमाया है वो तो अभी भी जो है वो फायदे में है और नुकसान में नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये कम हुआ है 95 बिलियन, 142 बिलियन से अगर 95 बिलियन कम हुआ है, 47 बिलियन रह चुका है, इससे ये शो हो रहा है कि लेवरेज में ज्यादातर लोगों ने नुकसान किया है। अदरवाइज वो लेवरेज की पोजीशंस को लिक्विडेट नहीं करते, कंटिन्यू करते हैं। तो अफरोज तो साहब, मैं ये आपकी बात से ये समझी हूँ कि जब भी कोई लेवरेज से कमाता भी है तो इन दी एंड वो कुछ ना कुछ मार्केट को दे के ही जाता है, लेके नहीं जाता। दिस इज द कंक्लूजन। जनरली यस, ये एग्जैक्टली हमने हिस्टोरिकली ये देखा है कि लेवरेज में अगर वो कमाते भी हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, लेकिन इवेंचुअली ज्यादातर जो है वो ये लॉस ही करते हैं। तो इसमें उनका भी नुकसान होता है, हमारी मार्केट, मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी मार्केट में, क्योंकि इट्स अ वेरी स्मॉल मार्केट, $60 बिलियन की मार्केट, जहाँ हमारे $400 बिलियन का जीडीपी है, तो 15% है, वो बहुत छोटी मार्केट बोला जाती है। एटलीस्ट 100% जीडीपी के बराबर होना चाहिए। तो हमारे मार्केट में तो मैं समझता हूँ लेवरेज नहीं होना चाहिए। सेकेंडली देखें, हमारी वॉर से पहले हमारी मार्केट गिरना शुरू हुई। 9 फरवरी से एससीसीपी ने, हमारे एपेक्स रेगुलेटर ने, T+1 इन दी अजम्पशन जो ऑफ T वॉर प्लस ये गिरना इसीलिए शुरू हुई थी? गिरना उस वक्त शुरू हुई वॉर से पहले। देखिए वॉर तो 28 फरवरी को शुरू लेकिन हुई एक ना, अजम्पशन तो जब थे ये ना, जो कि जियोपॉलिटिकल एक रिजिडनेस देखी जा रही थी, इसकी अजम्पशंस में ही स्टार्ट हुई है ये ना। उसमें स्टार्ट हुई है। लेकिन उस वक्त कोई वॉर की ऐसी कोई वो नहीं थी जो अचानक जो अनाउंस किया इन्होंने। तो 9 फरवरी से मार्केट जो गिरना शुरू हुई है, वो बेसिकली जो है सेटलमेंट T+1, यानी आप ब्रोकेज हाउस या स्टॉक ब्रोकर है, उसको अगर लेट्स से जो स्टैंडर्ड कमीशन है 0.15, 1 करोड़ की वो फंडिंग करता है क्लाइंट को क्लाइंट की पेमेंट 2 दिन बाद आती है, और उसको राइट। 1 करोड़ 15,000 कमाने के लिए 1 करोड़ उसको 2 दिन तक ब्लॉक करना पड़ता है। पहले एक दिन ब्लॉक करना पड़ता था, क्योंकि T+2 सेटलमेंट था। अब वो 2 दिन ब्लॉक करना उसके लिए बिल्कुल ही फाइनेंशियली फिजिबल नहीं है। मैं समझता हूँ एससीसीपी इसको बहुत ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया और बड़ी इकोनॉमीज और कुछ डेवलप इकोनॉमीज में ये है T+1, लेकिन वहां जो है बैंकिंग सिस्टम का भी सेटलमेंट T+1 पे है। हमारे बैंकिंग सिस्टम का सेटलमेंट T+2 पे है। आज चेक जमा कराएंगे तो कल शाम को वो क्लियर होगा, जी। परसों हम ड्रॉ कर सकेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये दोबारा T+1 में आ जाना चाहिए। और जब वॉर खत्म होती है, देखिए मार्केट जो हम कहते हैं 191,000 में भी मार्केट हमारी 8 की प्राइस सेलिंग्स मल्टीपल्स पे थी, 2017 में तो 12 की मल्टीपल्स पे थी। तो ये वॉर और ये T+1, ये दोनों चीजें जब नहीं होगी तो ये दोबारा ये मार्केट 191,000 में दोबारा बहुत एक ही पेस, एक एनर्जी आ जाएगी मार्केट के अंदर। अफरोज एग्जैक्टली साहब, दोबारा बहुत जल्द टाइम में आ जाएगी जी। राइट, चलें, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आपके लिए और ख़ासकर जो स्टॉक मार्केट के लिए जो नंबर्स हैं वो बहुत मैटर भी करते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपने वापस स्पेस पे जो है वो आ जाए। साथ साथ जी मैं महंगाई के हवाले से, यानी कि प्रेसिडेंट साहब ने इनिशिएटिव दिया है कि जितनी जल्दी हो सके इकदाम किए जाएँ और महंगाई की शरह को कम होना चाहिए। जिस तरीके से ये शूट अप करी है या हीटेड अप हो चुकी है, तो ये भी बताइएगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कमज़ोर तबके को रिलीफ देने के लिए मज़ीद जो कोशिशें हैं उसको तेज़ करने का बोला है, तो ये दोनों बताइएगा कि किस तरीके से अब मज़ीद, एक तो हम IMF की कंडीशनैलिटीज़ में भी हैं, दूसरा ये कि अब वॉर सिचुएशन भी है, तो चैलेंजेस तो चारों तरफ से हैं गवर्नमेंट के पास। तो किस तरीके से ये आम आवाम को रिलीफ देंगे? एक तो ये पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से तो हमने देख ही लिया किस तरीके से एप्लीकेशन बना के टारगेटेड सब्सिडीज दी गई हैं। देखिए IMF को भी अगर देखा जाए, IMF ने रिसेंटली कल ही जो है हमारे 1.1 बिलियन डॉलर्स के ट्रांश अप्रूव किया है। तो उनको उससे पहले ही हमने जो है वो रिलीफ गवर्नमेंट दे रही है हर हफ्ते। तो राइट। IMF की नॉलेज में है। और IMF अगर नॉर्मल सिचुएशन होती दुनिया भर की तो ठीक है, उस पर ऑब्जेक्शन लेती। उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। इन्होंने जो हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें से जो है वो लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। अब प्रोविंसेस को कह रहे हैं, प्रोविंसेस का भी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें हर साल सरप्लस रहता है। पूरा वो राइट। डेवलपमेंट खर्च भी नहीं कर पाते हैं।
तो प्रोमिसेस को कहा है कि भाई अब आप भी कंट्रीब्यूट करें, ये अगर सब्सिडाइज पेट्रोल जो दे रहे हैं तो वो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरीके से हर चीज को कंट्रोल किया है। हम एक महीने में हमारे मुल्क की हालात, मैं समझता हूँ बाकी जितने मुल्क है ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, उससे बहुत बहुत बेहतर है। अच्छा अफरोज साहब, ये भी बताइएगा कि यूरोपीय यूनियन के हवाले से हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाले दिनों में आ जाती हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब भी वेट कर रहे हैं किस तरीके से ये बिजनेस फोरम जो है वो उसके इफ्तिताह का, तो क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो पाकिस्तान के लिए बड़ी ल्यूक्रेटिव होंगी? देखिए ये पूरी वर्ल्ड की सप्लाई चेन अफेक्ट होगी, जिसमें फूड की भी शॉर्टेज हो सकती है, क्योंकि जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर वो क्लोज है और अगर उस पे अगर वो टोल ईरान लगाता है, तो जो देखिए एलाइज है तो उनके लिए तो मुश्किल, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। तो राइट। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी फूड की, हमारा कुछ चीजें सरप्लस में भी होती है। हमारे हम्म। फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर ने भी कहा है कि शुगर का फॉर एग्जांपल, कि शुगर की हमारी जो है वो काफी उसमें सरप्लस में होती है, तो वो हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। राइस हम हमारा जो है वो हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं लोकल रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए। तो हमारे लिए ये काफी अपॉर्चुनिटी है कि हम ये यूरोप को और दूसरे ममालिक जहाँ ये फूड के मसले आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फूड की भी कोई शॉर्टेज नहीं है। राइट। फर्टिलाइजर हम्म। हमारा खुद ही हम बनाते हैं फर्टिलाइजर। बहुत हम्म। सारे कंट्रीज को तो फर्टिलाइजर भी इंपोर्ट करना होता है, तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो गया है कि कोई फर्टिलाइजर को इंपोर्ट करना। तो हम तो बहुत बेहतर है कि हम फर्टिलाइजर को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। राइट। तो इट मीन्स आप समझते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए बड़ी विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगी नेक्स्ट मंथ, जिसको अज्यूम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। अफरोज साहब, लेट्स बैक टू द मार्केट। अगर हम थोड़ा सा मार्केट का ट्रेंड देखें तो आज के दिन जैसे मार्केट ने एक एनर्जी शो की है, जिस तरीके से मार्केट में एक बाइंग देखी गई है, आप क्या समझते हैं वीक के बाकी 3 सेशंस हैं, इसमें मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी और किस तरीके से मार्केट में नंबर्स हम अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट अब थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में या एक थोड़ा सा रिलैक्स मोड में चलेगी? देखिए पॉजिटिव वाइब्स अगर जैसे आते हैं, कुछ ना कुछ आज भी देखें हमारी मार्केट 3,000 पॉइंट्स भी प्लस थी, जब हम्म। क्लोज भी तो 1900 पॉइंट्स प्लस थी। तो ये सारा जो है वो मैं समझता हूँ, आई थिंक देखिए यूएसए विल हैव टू, ऐसा नहीं कि ईरान का ही नुकसान हो रहा है, यूएसए का नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखें हमें पाकिस्तान को राइट। इन्वॉल्व किया है। तो ये मैं समझता हूँ अब ये वॉर होपफुली 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर ये खत्म होनी चाहिए। अदरवाइज फिर हर कंट्री का, हमारे इन्फ्लेशन नंबर्स हमारे बढ़ जाएंगे। मार्च का इन्फ्लेशन तो चलें 7 और 7.5 के दरमियान आएगा, लेकिन अगर यही प्राइसेस रही तो हमारी ऑयल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीजें बढ़ जाती है, तो ये इन्फ्लेशन 10 डिजिट, डबल डिजिट में अप्रैल में जा सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर हम वॉल्यूम्स के हवाले से बात करें अफरोज साहब, तो हमें थोड़ा सा वॉल्यूम श्रिंक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वॉल्यूम लीडर्स भी जो हम देखते थे कि काफ़ी अच्छे, यानी कि 100 मिलियन जो एक शेयर्स जो है वो एक वॉल्यूम लीडर के होते थे, तो अब वो बहुत ज़्यादा हाफ ऑफ दी शेयर्स आ चुके हैं, यानी कि 49 20 मिलियन, इस तरीके से जो है वो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको किस तरीके से वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे मार्केट के अंदर, कितनी पार्टिसिपेशन देखी जा रही है, और वो कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्या वो डे ट्रेडर हैं या वो इन्वेस्टर्स जो डिप्स के ऑप्शन को ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं? नहीं, ये तो अब तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, क्योंकि हमारे डेली वॉल्यूम अगर रुपी वैल्यू में आप देखें हम्म। तो February 9 जब वो T+1 साइकिल शुरू हुआ, उससे पहले 50 बिलियन रुपीस का हमारा रोजाना टर्नओवर था। अब जो है आज अब देखें तो 23 बिलियन का है, यानी 50% से ज्यादा कम हो गया है। हम्म। एक तो वजह जैसे मैंने कहा कि लेवरेज जो है वो प्लेयर्स दे आर नाउ ऑलमोस्ट आउट ऑफ द मार्केट, क्योंकि 80% लेवरेज कम हो गया। इट मीन्स कि 80% लेवरेज प्लेयर्स का वॉल्यूम कम हो गया है। अभी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, देखें आप अगर देखें पिछले साल के मुकाबले में, 2024 के मुकाबले में 2025 में जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स है, जो अच्छे कंपनीज है, हम्म। उन्होंने डिविडेंड बिल्कुल मेंटेन किया है, किसी का डिविडेंड कम नहीं हुआ।
किसी एक दो कंपनी का अगर ज्यादा हुआ है तो किसी एक दो कंपनी का कम हुआ है। राइट। तो इस वजह से जो अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है वो मार्केट से जो है बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसेस पे आ गए हैं, जो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है ये उठा रहे हैं। अच्छा अफरोज साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं पूछना चाहूंगी कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो अभी बाय ऑन डिप्स के ऑप्शन में एक्सप्लोर करने चाहिए इन्वेस्टर्स को? वन लाइन आंसर दीजिएगा। देखिए, मैं हमेशा, अगर आपको याद हो, बैंकिंग सेक्टर पे मैं बात करता हूँ। बैंकिंग हमेशा सेक्टर से। एक ऐसा, हाँ, हम्म। ऐसा सेक्टर है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता भी है, क्यों, तो बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि वो उनकी जो इन्वेस्टमेंट ज्यादा गवर्नमेंट में है, तो ऑटोमेटिकली ट्रेजरी बिल्स के यील्ड्स आप देखें सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी 1% बढ़ गए। तो राइट। ये बैंकिंग सेक्टर तो हमेशा कहना चाहिए कि वो बेहतर ही रहता है। प्लस आपका फर्टिलाइजर सेक्टर है। देखिए, फर्टिलाइजर में व्हीट प्राइसेस जो है वो काफी बेहतर हो गई, यानी फार्म इकोनॉमिक्स बहुत बेहतर हो गई है। फार्मर्स अब अफोर्ड कर सकते हैं। तो अभी हम्म। नेक्स्ट जो ये खरीफ क्रॉप का सोइंग होगी, तो हम्म। आप देखें फर्टिलाइजर सेक्टर का जो है प्रॉफिट और ये सेल बहुत बढ़ेगा। राइट, वेल थैंक यू सो मच अफरोज साहब, हमारे साथ मौजूद रहे, काफी डिटेल एनालिसिस स्टॉक मार्केट के हवाले से किया। हमारे पास कुछ और अपडेट्स भी हैं, वो भी देखते चलते हैं, खासकर करेंसीज के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 320.1, सेलिंग वाज 320.67। यूके पाउंड बाइंग रही 368.4, सेलिंग वाज 368.06। यूएस डॉलर बाइंग रही 279.05, सेलिंग वाज 279.55। एंड लास्टली चाइनीज ऑन बाइंग रही 40.35, सेलिंग वाज 40.43। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.36, सेलिंग वाज 74.5। यूएई दिरहम बाइंग रही 76 रुपीज, सेलिंग वाज 76.13। नेक्स्टली कतरी रियाल बाइंग रही 76.7, सेलिंग वाज 76.83। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 909.25, सेलिंग वाज 910.88। ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट में जो आपने देखे। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं फ्यूल के हवाले से, डीजल और जेट फ्यूल की फरामी। हमने देखा है कि कुवैती सफ़ीर ने पाकिस्तानी जहाज़ों के लिए सहूलत की यकीन दहानी है वो करवाई गई है। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्यूल के हवाले से थोड़ी सी एक चीज़ें जो है वो सामने आ रही थी, तो ये जेट फ्यूल की फरामी जो है वो ख़ास कर इसको यकीनी बनाया जाएगा। तो आज हम ये बात करेंगे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्या इम्पैक्ट्स होंगे और किस तरीके से पाकिस्तान मज़ीद अपनी, हम कह सकते हैं, जो स्ट्रैटेजीज दिखाई दे रही हैं, इससे कैसे जो फ्यूल के प्राइसेस हैं और चीज़ें हैं वो मैनेज करते हुए दिखाई देगा। साथ साथ पाकिस्तान एशिया के तिजारती रास्तों के लिए एक अहम गेटवे के तौर पर उभर रहा है और पाकिस्तान की वैल्यू जो है वो वाकई, ये तो सबके सामने है, ये कहना है मुशीर वज़ीर ख़जाना का, तो इनके हवाले से भी बात करेंगे। आज किस तरीके से पाकिस्तान अपनी, हम कह सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग की वजह से और किस तरीके से एक डिप्लोमेसी की वजह से सब जगह सामने आ रहा है, तो ये वाकई एक पाकिस्तान के लिए खुशाइन कदम है और आने वाले दिनों में मजीद इसमें बेहतरी आएगी। आईएमएफ के हवाले से आपको बताएं कि आईएमएफ के वफ्द ने बजट का जायजा लेने के लिए जो है वो पाकिस्तान यकीनन वो तशरीफ लेकर आएंगे। 2026 बजट जो कि पेश किया जाएगा, जून में ही हर साल पेश किया जाता है, तो ये जो है हमारे पास न्यूज़ है जो वजारत ख़जाना से आई है और यकीनन आईएमएफ भी इस बात को अंडरस्टैंड करेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई, किस तरीके से इतने चैलेंजेस होने के बावजूद ये तमाम चीज़ें मैनेज भी की और फिस्कल डिसिप्लिन को भी लेके चले। तो आज हम ये बात करेंगे कि आईएमएफ के हवाले से हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं वो हमें रखने हैं और किस तरीके से कंडीशनैलिटीज़ को मज़ीद जो है वो रिवोक करवाने की बात करनी है। और साथ साथ पाकिस्तान की सिमेट्री ग्रुप को फाइनेंस एशिया की बेहतरीन कंपनीज पोल का जो एजाज़ है वो हासिल हो चुका है।
तो आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। सिमेट्री सेक्टर कितना ज़्यादा अब आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान इसमें मज़ीद इनोवेशन ला रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान ने इसके जो अपने कदम हैं वो मजबूत किए हैं। तो आज इसके हवाले से बात करेंगे, एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं और सेकेंड सेगमेंट का आगाज़ करते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी अब जो है वो एक बेटर डायरेक्शन में मज़ीद इस जंग के बाद जो स्ट्रैटेजीज लेके पाकिस्तान आगे चल रहा है, किस तरीके से आगे मुस्तहकम होते हुए दिखाई दे रही है। लेट्स हैव अ लुक। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान बढ़ते हुए दो तरफा ताउन बिलखुसूस तवानाई के शोबे में पेशरफ खित्ते में मुआशी इस्तेहकाम और बाहमी शराकतदारी की एक अहम मिसाल बनकर सामने आ रही है। वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और पाकिस्तान में तैनात कुवैती सफीर नसर अब्दुर्रहमान जासिर अल मुतीरी के दरमियान हालिया मुलाकात ने दोनों ममालिक के मजबूत ताल्लुकात को मजीद तक़वियत दी है। मुलाकात के दौरान तवानाई के शोबे में ताउन को खुसूसी अहमियत दी गई, जहाँ कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की जानिब से पाकिस्तानी परचम बरदार जहाजों को डीजल और जेट फ्यूल की फराहमी में सहूलत देने की यकीन दहानी एक मुस्बत पेशरफ्त है। पाकिस्तान गुज़िश्ता 5 दिहाइयों से कुवैत से पेट्रोलियम मसनूआत खुसूसन डीजल दरामद कर रहा है, जो इस देरीना शराकतदारी का वाज़ेह सबूत है। ये ताउन वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हुआ है। मौजूदा आलमी तवानाई चैलेंजेस के तनाजुर में इसकी अहमियत मजीद बढ़ गई है। ये इक़दाम न सिर्फ पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात को पूरा करने में मददगार साबित होगा, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद और अमली ताउन को भी मजीद मजबूत करेगा। कुवैती सफीर ने पाकिस्तान के तामीरी और मुतवाज़न मौक़िफ़ को सराहते हुए कहा कि मुश्किल हालात में ताकत के इस्तेमाल के बजाय मुज़ाकरात और अमन की हिमायत पाकिस्तान की जिम्मेदार क़यादत का मज़हर है। मजमूई तौर पर ये मुलाकात इस बात की अक्कास है कि पाकिस्तान और कुवैत न सिर्फ तवानाई के शोबे में बल्कि दीगर अहम शोबों में भी ताउन को फरोग़ देने के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी रवाबित और मुश्तरका मफादात मुस्तक़बिल में इस शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर कॉल। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद बरलास साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। खुर्शीद साहब, सबसे पहले ये बताइए कि हम डीजल और जेट फ्यूल के हवाले से बात कर रहे हैं और कुवैती सफ़ीर ने यानी कुवैती एम्बेसडर ने पाकिस्तानी जहाज़ों के लिए ये सहूलत की यकीन दहानी करवाई है। तो किस तरीके से देखते हैं ये इश्यूज़ जो कि सॉर्ट आउट कर भी लिए गए हैं और ये इशू बनने से पहले ही सॉर्ट आउट कर लिए गए हैं, तो कितना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा? क्या पाकिस्तान मज़ीद स्ट्रेटजी बनाएगा कि हमारी जो एक ऑस्टेरिटी भी रहे, एक रैशनलाइज भी हो और साथ साथ जो है वो इसका एक हम कह सकते हैं फ़ायदा भी हो? मैं तो इसको बड़ा पॉजिटिव ले रहा हूँ। ये काफी ऐसे से कुवैत के साथ हमारा कोई इतना वो लिंक कमजोर हुआ था, जिसकी मैं समझता हूँ कि बड़ा बर वक्त गवर्नमेंट ने इसका कदम उठाया और हर चीज को बड़ा अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं इस इश्यूज को। और इसमें मेरा ये समझ रहा हूँ कि शायद इसमें थोड़ा सा हमें क्रेडिट फैसिलिटी की भी मिल रही है और जेट फ्यूल भी हमें मिल जाएगा इसके साथ। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने जिस तरह प्लान किया है कि सारा बोझ उन्होंने गवर्नमेंट के अपने अखराजात को कट करके मजीद उसको फ्यूल को प्राइसेस को कंट्रोल करके ये बड़ा अच्छा उन्होंने रखा है कि लोड जो है उन्होंने अवाम पे नहीं डाला। और सबसे दूसरी जो अच्छी बात की है कि सूबे ऑन बोर्ड हो गए हैं, चारों के चारों सूबे, और वो भी फेडरल को जाके कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा बरलास साहब, ये भी बताइएगा कि अब पाकिस्तान की जो पोजीशन है या पाकिस्तान की जो एक डिप्लोमेसी है वो सबके ही आगे वाजे है। किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने अफेयर्स को और इवन जो हमारे एशिया पूरे खित्ते के जो अफेयर्स हैं उसको भी टैकल करते हुए पाकिस्तान निगोशिएट करते हुए एक सालसी के किरदार को जो है वो निभा रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? और हमारे जो तिजारती रास्तों के लिए एक अहम गेटवे के तौर पर सामने आ रहा है, खासकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जब ये हमारे लिए तो नहीं रोका गया लेकिन कुछ लोगों के लिए रास्ते बंद हैं कुछ मुल्कों के लिए, तो पाकिस्तान इससे कैसे फायदा उठा सकता है? देखिए, इसको मैं बड़ा पॉजिटिव देख रहा हूं कि जो किरदार इस वक्त पाकिस्तान निभा रहा है इस खत्ते के अमन के लिए, इस खत्ते के अमन के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये इस वक्त की जो वॉर है ये सिर्फ रीजन डिस्टर्ब नहीं हुआ बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्टर्ब हो गया है और इतने ममालिक में पाकिस्तान नंबर 1 पे आ गया। मैं समझ रहा हूँ कि जो रोल इस वक्त पाकिस्तान अदा कर रहा है ये बड़ा जबरदस्त हो गया है। और उसके बाद देखें कि जो हमारे आने वाले दिनों के अंदर
पाकिस्तान की अहमियत मजीद उजागर होगी। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छे तरीके से डिप्लोमेटिकली इसको प्ले किया है, बड़ा अहम रोल अदा किया है। मैं खास तौर पे हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का और जनरल साहब का बहुत अहम रोल है इसके अंदर। इन्होंने इन चीज़ों को बर वक्त, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मतलब डेली बेसिस पे उन्होंने पूरी दुनिया के सरबराहान को ऑन बोर्ड रखा। और डेफिनेटली इस मैं समझता हूँ कि बड़ी कुव्वतों का आशीर्वाद हासिल था। और इस वक्त पाकिस्तान जिस तरीके पे और जिस तरीके से ये नजर आ रहा है आगे उभरता हुआ, इसमें पाकिस्तान को बड़े अच्छे इकोनॉमिकल भी मौके मिल सकते हैं। और जैसे कि अभी हमारे साथ सऊदीया ने पैक्ट साइन कर लिया है, इसमें बहरीन भी इंशाल्लाह ऑन बोर्ड होने जा रहा है। अच्छा, तो इसका इम्पैक्ट आप समझते हैं पाकिस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन है, ट्रेड के हवाले से भी और एक डिप्लोमेसी हवाले से भी, यानी कि फ्रेंडशिप के हवाले से भी? नहीं, ट्रेड के हवाले से तो ये देखिए कि हमारे तो पोर्ट की हैंडलिंग हम अपनी कैपेसिटी से ऊपर चले गए। और खासतौर पे गवादर को अगर देखें कि गवादर की इतनी ऑपरेशनल नहीं थी, लेकिन इस वक्त वो भी अपनी फुल कैपेसिटी पे चला गया, कराची पोर्ट भी चला गया। तो इस पे हमें जितनी हैंडलिंग के भी जो मार्जिन मिल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छा हो गया है। और इन मार्जिन से फायदा उठाना चाहिए, आप समझते हैं? बिल्कुल, इस वक्त मौका यही था कि एक तो हमने एक ऑप्शन भी दुनिया को मिल गया। और उस वक्त देखें, इस वक्त जो पोजीशन पाकिस्तान की बन रही है वो गल्फ डिफ्यूज हो गया, एक बबल इकोनॉमी थी उनकी। अब शैलो इकोनॉमी, राइट। जो जितने वहां इन्वेस्टर थे दुनिया भर के, वो सारे अपने अपने मुल्कों में अपने अपने इन्वेस्टमेंट वापस ले जाने की कोशिश में लग गए। कराची की प्रॉपर्टी ये चंद दिनों के अंदर काफी इनहांस हो गई है। इसका मतलब ये हो गया कि फर्दर जो यहाँ से जाना जा रही थी वो रुक गई और वो वापसी के लिए अब प्लान करना शुरू कर गए। इसी तरह अब हमारा चलें, फाइनली ये साय ऑफ ब्रीथ तो लिया बिल्डर हजरात ने रियल एस्टेट की जो एक प्राइसेस के हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल। फिर देखिए, हमारी जो बात ये है कि एक 25 करोड़ आबादी का एक अपना मुल्क है, हम दूसरों पे डिपेंड नहीं कर रहे। गल्फ कंट्री दूसरों पे डिपेंड करती है, इन्वेस्टर भी दूसरे, कंज्यूमर भी दूसरे, मतलब वो दूसरे आके उनके मुल्कों को आबाद कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मौजूद है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तो पाकिस्तान आने वाले दिनों में पाकिस्तान आपको बड़ा एक उभरता हुआ एक बड़ा यहाँ नजर आएगा इंशाल्लाह। अच्छा बरलाल साहब, ये भी बताइए कि IMF का वक्त बजट के लिए डिस्कशन के लिए तशरीफ लाएगा, 2026 बजट जो कि जून में पेश किया जाएगा, कैसे देखते हैं, क्या चीज़ें होंगी इसके अंदर? और वजारत ख़जाना ने जब ये जारी किया है ये, तो अब आप समझते हैं कि कंडीशनैलिटीज़ के हवाले से हमें कोई नया सरप्राइज तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि हमारा तो फिस्कल डिसिप्लिन भी, हमारी चीज़ें भी, हमारे डेट के हवाले से जो हमारे मसाइल थे वो हमने सॉल्व तो किए हैं। देखिए, जब आपका निचली सतह के ऊपर जब एक पॉइंट पे आप एग्री कर जाते हैं तो ऊपर डिसीजन ऑलमोस्ट 99% हो जाता है। और ये जब आपका स्टाफ लेवल पे जब एग्रीमेंट हो गया है, उसी का इम्पैक्ट आपके स्टॉक एक्सचेंज पर आ गया है। तो इसीलिए एक जब उनका स्टाफ लेवल पे जब एग्रीमेंट हो गया तो ऊपर इंशाल्लाह फाइनल भी हो जाएगा। तो पाकिस्तान को वो फॉरेन एक्सचेंज भी मिल जाएगा। उसकी वजह से देखिए पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में भी बड़ा अच्छा मूव हो गया है फॉरवर्ड, सिर्फ अभी ये स्टाफ लेवल पे। और जैसे ही इंशाल्लाह अपर लेवल से इसकी जैसे हमें उसकी इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर हो जाएगी, फर्दर आप देखिएगा स्टॉक एक्सचेंज आपको एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। राइट। बरलाल साहब, वन लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगी, वो ये कि पाकिस्तान की जो सिमेट्री ग्रुप है, इसको फाइनेंस एशिया के बेहतरीन कंपनीज पोल का एजाज़ मिल गया है। ये कितना ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मूवमेंट है, एक अच्छी मूव है, और साथ साथ पाकिस्तानी सेक्टर के लिए एक खुशाइन कदम भी है। और हमारे पास ऐसे एजाज़ होना भी हमारी एक्सपोर्ट को और हमारी जो मार्केट्स हैं इसकी वैरायटी को भी बढ़ाता है। देखिए, ये जितनी भी इंटरनेशनल फोरम्स की इंडोर्समेंट्स होती हैं, ये हमारे क्रेडिट को बढ़ाती हैं। और एक इंटरनेशनली जब आपको इंडोर्समेंट्स मिलती हैं, तो जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो ये इंडोर्समेंट्स आपके लिए पॉजिटिव रोल प्ले कर रही होती है। राइट। तो और मैं समझ रहा हूँ एक्सपोर्ट के हवाले से आप बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अभी हमारी मेरे ख्याल 9 से 10% हमारी एक्सपोर्ट थोड़ी सी बड़ी भी है। तो इंशाल्लाह मैं समझ रहा हूँ कि ये वॉर को हम अच्छी चीज तो नहीं है,
लेकिन इंशाल्लाह देखिएगा कि पाकिस्तान बेनिफिशियरी होना चाहिए, लेकिन जो एक क्वेश्चन है वो रेमिटेंसेस के हवाले से आ जाता है। जहां हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं वहां रेमिटेंसेस भी कम ना हो, तो ये हमारे लिए बड़ी एक अच्छी बात होगी। जी इंशाल्लाह, मैं समझ रहा हूँ कि देखें पिछले हमारे साल के अंदर रेमिटेंस ने बड़ा अच्छा बिहेव किया है, तो $38 बिलियन कम होने की कोई वजह नजर नहीं आ रही। और दूसरी बात यह कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आना शुरू हो जाएगी तो वो भी आपको बैलेंस आउट कर देगी। राइट, वेल बरलाल साहब, थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। देख रहे हैं कि अगर हमारे रेमिटेंसेस भी इंटैक्ट रहते हैं और एक्सपोर्ट जैसे 10 to 12% बढ़ रही है और आने वाले दिनों में जिस तरीके से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगी। आने वाले दिनों के लिए हमारी तैयारी पूरी है और हम एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग हो रहा है और गवर्नमेंट की यही स्ट्रैटेजी है कि आम आदमी को या मुतवस्सित तबके को जो सपोर्ट है या रिलीफ है वो ज़रूर फराम किया जाए। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।